दिल्ली का इंडिया गेट, कड़ाके की सर्दी की एक सुबह और एक बहुत ही परेशान करने वाला मंजर है। दिल्ली पुलिस कुछ लोगों को सड़क पर घसीट रही है। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही कोई दंगाई। ये एक बलात्कार पीड़िता है, उसकी माँ है और एक एक्टिविस्ट। और उन्हें इसलिए घसीटा जा रहा था क्योंकि वो एक ऐसे दोषी को मिली राहत के खिलाफ आवाज उठा रही थी जिसके जुर्म ने कुछ साल पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर की। बिल्कुल, उन्नाव का एक ताकतवर सजायाफ्ता नेता जिसकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला हमारे न्याय और राजनीति के सिस्टम पर बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। हम उन स्रोतों और दस्तावेजों को खंगालेंगे जो हमारे सामने हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और कैसे एक दोषी बलात्कारी कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके जेल से बाहर आ गया। हाँ, और इसका हमारे समाज के लिए, हमारे भरोसे के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम के आईने में झांकने की एक कोशिश है। बिल्कुल, चलिए इस उलझे हुए और परेशान करने वाले मामले की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि न्याय आखिर कहां और कैसे भटक गया। शुरू करने से पहले ये याद दिलाना जरूरी है कि कुलदीप सिंह सेंगर था कौन। उन्नाव से 4 बार का विधायक, एक ऐसा नाम जिसके बारे में कहते थे कि इलाके में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक बाहुबली जिसकी राजनीतिक पकड़ और दबदबा बेहिसाब था। और इसी बेहिसाब ताकत के नशे में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चलिए एक बार उस भयावह टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। बात है 2017 की। अच्छा। एक 17 साल की लड़की नौकरी मांगने के लिए सेंगर के घर जाती है और वहां सेंगर उसका बलात्कार करता है। इसके बाद लड़की और उसका परिवार, आप सोचिए, 1 साल तक इंसाफ के लिए भटकता रहा। पुलिस, प्रशासन, हर दरवाजे से उन्हें लौटा दिया गया। 1 साल। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ अपनी बेटी के साथ हुआ अन्याय और दूसरी तरफ एक ऐसे ताकतवर आदमी का खौफ जिससे पूरा सिस्टम डरता है। बिल्कुल, और जब उस लड़की को लगा कि उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अप्रैल 2018 में। हाँ, मुझे याद है। उसने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की। वो चीख कर कह रही थी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। इसी घटना के बाद ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया और दबाव बनना शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहाँ और ज्यादा भयावह हो जाती है। जैसे ही मामला मीडिया में आया, पीड़िता के परिवार पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता को आर्म्स एक्ट के एक झूठे केस में फंसाकर हिरासत में ले लिया गया। और ये सिर्फ हिरासत नहीं थी, पुलिस कस्टडी में सेंगर के भाई और उसके गुंडों ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर वो 14 गंभीर चोटों का जिक्र था। साफ था कि ये मौत नहीं, एक हत्या थी। एक संदेश था कि सेंगर के खिलाफ जाने की हिम्मत मत करना। ये सुनना भी मुश्किल है। न्याय मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि एक के बाद एक पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई। ये किसी अपराध की कहानी नहीं, ये तो सिस्टम के फेल होने की कहानी है। और ये कोशिशें रुकी नहीं। जुलाई 2019 में जब पीड़िता अपने वकील और अपनी 2 चाचियों के साथ रायबरेली जा रही थी तो उनकी कार को एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। हाँ, वो ट्रक जिसकी नंबर प्लेट पर कालिख पुती हुई थी। जी, इस तथाकथित एक्सीडेंट में उसकी दोनों चाचियों की मौत हो गई और पीड़िता और उसका वकील महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। बाद में सीबीआई ने इसे एक्सीडेंट नहीं कहा। उन्होंने कहा ये एक सुनियोजित साजिश थी, एक पैटर्न था पूरा। आवाज उठाने वाले को या तो डरा दो या खत्म कर दो। बिल्कुल, जब हालात इतने बेकाबू हो गए तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया। कोर्ट ने न सिर्फ सेंगर से जुड़े सभी 5 मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया, बल्कि ये भी आदेश दिया कि सुनवाई रोजाना हो और 45 दिनों के अंदर पूरी हो। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का दखल ही था जिसकी वजह से न्याय की कोई उम्मीद बची थी। और फिर दिसंबर 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया। अदालत ने कुलदीप सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उस वक्त लगा था कि शायद न्याय हुआ है, कि ताकतवर से ताकतवर अपराधी भी कानून से बच नहीं सकता। लगा तो यही था, लेकिन शायद हम भूल गए थे कि हमारा कानूनी सिस्टम एक भूल भुलैया की तरह है।
जिसमें ताकतवर लोगों के लिए हमेशा कोई ना कोई चोर दरवाजा खुला रहता है। और वही दरवाजा दिसंबर 2025 में खुला, जब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया। अदालत ने सेंगर को बरी नहीं किया, ये साफ करना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी और कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी। अब सवाल यह है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे? यहीं पर कानून की बारीक व्याख्या का खेल शुरू होता है। इसे समझने के लिए हमें POCSO अधिनियम यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले कानून के 2 अहम प्रावधानों को समझना होगा। ठीक है। पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आसान भाषा में कहें तो किसी नाबालिग के साथ बलात्कार। इसके तहत कम से कम 7 साल की सजा है, जो कि उम्र कैद तक भी जा सकती है। अच्छा, तो पहला प्रावधान तो सीधा साधा है, लेकिन सेंगर के मामले में निचली अदालत ने तो बहुत कड़ी सजा दी थी। मतलब बात एग्रेवेटेड की हो रही थी। इसका मतलब जरूर ये होगा कि अपराध को और ज्यादा गंभीर माना गया, शायद इसलिए कि वो एक विधायक था। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। यहीं पर POCSO का दूसरा और ज्यादा सख्त प्रावधान लागू होता है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये तब लगता है जब अपराधी कोई पब्लिक सर्वेंट हो, जैसे कोई पुलिस वाला, कोई सरकारी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति जो अपनी ताकत और पद का दुरुपयोग कर सकता है। इस मामले में सजा बहुत ज्यादा कड़ी है, कम से कम 20 साल, और ये भी उम्र कैद तक जा सकती है। तो निचली अदालत ने सेंगर को एक विधायक होने के नाते पब्लिक सर्वेंट माना था और इसी वजह से उसे एग्रेवेटेड अपराध के तहत सबसे कड़ी सजा यानी उम्र कैद दी गई। ये तर्क तो बिल्कुल सीधा और सही लगता है। निचली अदालत का तर्क यही था कि एक विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, उसके पास अपने क्षेत्र में बहुत शक्ति और प्रभाव होता है, इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने इस व्याख्या को ही पलट गया। जी, हाई कोर्ट ने कहा कि POCO अधिनियम के तहत एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। एक MLA, जिसे हम जनता का सेवक कहते हैं, जिसे जनता चुनकर भेजती है, उसे कानून पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहा। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। अदालत ने इसका क्या कारण बताया? देखिए, अदालत तकनीकी दलीलों में गई। उनका तर्क था कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की जो लिस्ट दी गई है, उसमें विधायक का जिक्र नहीं है, और बस इसी तकनीकी आधार पर उन्होंने सेंगर पर से एग्रेवेटेड अपराध की धारा हटा दी। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है बहुत बड़ा। नतीजा ये हुआ कि सेंगर अब एग्रेवेटेड अपराध का नहीं, बल्कि सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी रह गया। और जैसा हमने पहले बात की, इस अपराध की न्यूनतम सजा 7 साल है। अदालत ने देखा कि सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुका है। बस इसी को आधार बनाकर कि वो न्यूनतम सजा से ज्यादा काट चुका है, उसकी उम्र कैद पर रोक लगाकर उसे जमानत दे दी गई। मतलब न्याय सिर्फ सबूतों पर नहीं, शब्दों पर भी टिका होता है। यहाँ पॉक्सो एक्ट के एक शब्द पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को इतना सिकोड़ दिया गया कि एक विधायक जो जनता का सबसे सीधा प्रतिनिधि है, उस परिभाषा से ही बाहर हो गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे कानूनों में जानबूझकर ऐसी बारीक जगह छोड़ी जाती हैं जिनका फायदा ताकतवर लोग उठा सकें। सही बात है। ये एक तरह से न्याय की आत्मा को मारकर सिर्फ कानून के शब्दों को पकड़ लेने जैसा है। अदालत ने ये नहीं कहा कि सेंगर निर्दोष है, लेकिन उसे जेल से बाहर आने का रास्ता जरूर दिखा दिया। ये कानूनी बारीकी तो समझ आ गई, लेकिन मन में एक सवाल उठता है, क्या अदालतें वैक्यूम में काम करती हैं? जब मामला इतने बड़े राजनेता का हो, तो क्या राजनीतिक माहौल का फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता? ये एक बहुत अहम सवाल है, और स्रोतों को देखें तो जवाब ना में देना मुश्किल लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ और महिला सुरक्षा पर 0 टॉलरेंस जैसे नारे दिए थे। हाँ, दिए थे। लेकिन जब कुलदीप सेंगर जैसे मामलों में, जो उनकी ही पार्टी का एक बड़ा नेता था, इस तरह के फैसले आते हैं, तो ये नारे एक भद्दा मजाक बनकर रह जाते हैं। और सवाल सिर्फ नारों का नहीं है। इस मामले की जांच CBI कर रही थी, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी है। इन संस्थाओं ने अदालत में सेंगर की जमानत का उतना पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया जितनी उम्मीद की जाती है? वही तो, उनकी तरफ से वो मजबूती क्यों नहीं दिखाई दी? ऐसा लगता है जैसे एक अनकही सहमति थी कि अब इस मामले को रफा दफा किया जाए। और ये सिर्फ ऊपर के स्तर पर नहीं है, सत्ता के गलियारों में इस मामले को लेकर जो असंवेदनशीलता है, वो भी चौंकाती है। आप उस बयान की बात कर रहे हैं? हाँ,
जब पीड़िता और उसकी मां जमानत के खिलाफ दिल्ली में विरोध कर रही थीं, तो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ओपी राजभर ने एक बेहद शर्मनाक बयान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, घर तो उनका उन्नाव है। मतलब वो कहना चाहते थे कि दिल्ली में विरोध करने का क्या मतलब है, घर जाओ। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक पीड़िता का दर्द और उसका संघर्ष कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए वो सिर्फ एक राजनीतिक असुविधा है। और सेंगर का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। हम एक पैटर्न देख सकते हैं जहां राजनीतिक रूप से शक्तिशाली या किसी खास विचारधारा से जुड़े लोगों को लेकर सिस्टम नरम पड़ जाता है। जैसे आसाराम और राम रहीम जैसे बलात्कार के दोषियों को बार बार पैरोल मिल जाती है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताकर रिहा कर दिया जाता है और उनका हार फूल से स्वागत होता है। हाथरस गैंगरेप मामले में हमने देखा कि कैसे आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इस नरमी की तुलना उन मामलों से कीजिए जहां आरोपी राजनीतिक रूप से सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। उमर खालिद जैसे छात्र नेता बिना किसी मुकदमे के लगभग 5 साल से जेल में हैं। जी, सिर्फ यूएपीए के आरोपों पर उन्हें जमानत नहीं मिलती। ये दोहरा मापदंड चीख चीख कर एक ही सवाल पूछता है, क्या हमारे देश में न्याय सबके लिए बराबर है या न्याय भी अब राजनीतिक वफादारी देखकर तय होता है? ये एक बहुत खतरनाक तस्वीर है। ये बताती है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये बात अब सिर्फ किताबों में रह गई है। असलियत में अगर आप अमीर हैं, शक्तिशाली हैं और आपके राजनीतिक संबंध सही जगह पर हैं, तो आप कुछ भी करके बच सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक आंकड़ा है जो इस पूरी तस्वीर को और भी भयावह बना देता है। भारत में महिलाओं के खिलाफ हमलों के 4.5 लाख से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित हैं। 4.5 लाख? हाँ। इस संदर्भ में सोचिए, जब सेंगर जैसे एक हाई प्रोफाइल मामले में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, उसमें दोषी को इस तरह जमानत मिल जाती है, तो बाकी अपराधियों को क्या संदेश जाता है? संदेश बहुत साफ और खतरनाक है। संदेश ये है कि अगर तुम पकड़ भी लिए गए, दोषी भी साबित हो गए, तब भी सिस्टम तुम्हें बचा लेगा।